आज हम लोग मांग के तिर्यक लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अनुगणन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मांग की जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, वहाँ पर हम किसी वस्तु के मांग पर किसी अन्य वस्तु के मूल्य के प्रभाव को देखते हैं, और कोई भी अन्य वस्तु तभी मांग को प्रभावित कर सकते हैं किसी दूसरी वस्तु के, जब उनमें कोई परस्पर संबंध हो। इस संबंध को अर्थशास्त्र में हम दो तरह से देखते हैं। दो वस्तुओं के संदर्भ में एक वस्तु दूसरे की सब्स्टिट्यूट हो सकती है, स्थानापन्न हो सकती है, और स्थानापन्न वस्तुओं का अर्थ ये होता है कि एक वस्तु के स्थान पर यदि हम दूसरे वस्तु का उपभोग करते हैं तो जिस आवश्यकता की पूर्ति पहली वस्तु कर रही थी, उसी आवश्यकता की पूर्ति या उसी आवश्यकता की संतुष्टि दूसरी वस्तु से भी होगी। बराबर नहीं होगी, उससे कम, उससे लगभग बराबर इस रूप में होगी। और उस आधार पर हम स्थानापन्न वस्तुओं को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कभी कहते हैं कि क्लोज सब्स्टिट्यूट है, निकट स्थानापन्न है, मतलब दोनों लगभग एक जैसी ही हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं का मूल्य अगर परिवर्तित होता है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु को वो मांग को प्रभावित करते हैं। चाय और कॉफ़ी के उदाहरण हम लोग पढ़ते हैं। फलों में सेब और केले के उदाहरण ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चाय की कीमत अगर बढ़ती है तो क्योंकि चाय के स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग हो सकता है, और अगर कॉफ़ी की कीमतें नहीं परिवर्तित होती हैं तो व्यक्ति चाय की कुछ मात्रा घटा के उसके स्थान पर कॉफ़ी का प्रयोग कर सकता है। तो ये वस्तुएं, कहा जाता है, ये वस्तुएं परस्पर संबंधित हैं क्योंकि एक दूसरे के मांग को वो प्रभावित करती हैं। इसी तरह से एक दूसरी वस्तु होती है जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तुओं का मतलब हुआ कि जब हम किसी एक वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसके साथ हमको दूसरी वस्तु का उपभोग भी करना पड़ता है, और दोनों का उपयोग एक साथ होगा। और कहा जाता है कि पेट्रोल और कार को इस रूप में हम देख सकते हैं। जब हम कार का उपभोग करेंगे और यदि हम ये माने कि कार पेट्रोल से ही चलेगी तो कार की मांग के साथ पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी, घटेगी। तो ऐसी वस्तुएं जो आपस में संबंधित होती हैं और मुख्य तौर पर या तो स्थानापन्न वस्तु के रूप में होंगी या तो पूरक वस्तु के रूप में होंगी। तो जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा तो वह दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करेगी। और जब हम इस प्रभाव को देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे हम कहें कि अगर x और y दो वस्तुएं हों और दोनों परस्पर संबंधित हों, तो जब x y के मूल्य में परिवर्तन हो तो उसका x की मांग पर भी प्रभाव पड़ेगा। और यदि हम ये देखें कि y में किस अनुपात में परिवर्तन हुआ y के मूल्य में, और उसके फलस्वरूप x की मांग में किस अनुपात में परिवर्तन हुआ, और मांग में परिवर्तन अनुपात को अगर मूल्य में हुए अनुपातिक परिवर्तन से हम भाग करें तो जो आता है वही मांग की लोच होती है। जैसे हम सामान्य मांग की लोच निकालते हैं, उसी तरह से इसको भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि जब संबंधित वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा तो अन्य सारे चर स्थिर रहेंगे। उपभोक्ता की आय ज्यों की त्यों रहेगी, अन्य वस्तुओं के मूल्य ज्यों के त्यों रहेंगे, और इस प्रकार से केवल एक स्थानापन्न या पूरक वस्तु या जिसे हम कहें संबंधित वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा और उसका प्रभाव हम संबंधित वस्तु की मांग पर देखेंगे। और
मांग की लोच के जो हमारे सूत्र हैं उन्हीं के आधार पर उनको निकालेंगे। तो ऐसा जब हम कहते हैं तो इस मांग को हम लोग कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मांग की लोच प्रत्यक्ष नहीं होती। प्रत्यक्ष का मतलब होता है एक्स वस्तु का मूल्य एक्स वस्तु की मांग को प्रभावित करे, तो इस मांग की लोच को हम कहते हैं ये प्रत्यक्ष है। लेकिन अगर कार के मूल्य में परिवर्तन हो, फिर कार की मांग में वृद्धि हो, और फिर जब कार की मांग में वृद्धि हो तो पेट्रोल की मांग में वृद्धि हो, तो कार की कीमत का और जब पेट्रोल की मांग पर प्रभाव देखेंगे तो ये सीधा प्रभाव नहीं है, ये सीधा नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। और इसी इनडायरेक्ट का जो संबंध है उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, तिर्यक लोच कहते हैं, कई लोग हिंदी में प्रतिलोच कहते हैं। तो आड़ी लोच कहते हैं पश्चिम में। आड़ी का मतलब, क्रॉस का मतलब ऐसे गुणे का चिन्ह होता है, कहने का मतलब सीधा सा होता है कि ये एक्स है और ये एक्स की मांग को ऐसे न प्रभावित करके ऐसे प्रभावित करता है यहाँ वाई की मांग को, और इस नाते हम इसको क्रॉस डिमांड कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो हम इसको अगर फलन के रूप में देखें तो यहाँ देख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि डी एक्स है जिसका मतलब है डिमांड फॉर एक्स, एक्स की मांग। क्योंकि दो वस्तुएं हैं इस नाते हमको लिखना पड़ रहा है कि किसकी मांग है, किसका मूल्य है, और ये निर्भर करता है एक्स की मांग एक्स के मूल्य पर भी निर्भर करती है, प्रभावित निर्धारित होती है, और वाई के मूल्य से भी प्रभावित होती है, जहाँ वाई एक्स की संबंधित वस्तु है। संबंधित वस्तु का मतलब या तो वो स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट है, या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक के स्थान पर क्योंकि दूसरे का उपयोग हो सकता है, ये वस्तुएं प्रतिस्पर्धी होती हैं, इस नाते इनको कॉम्पिटिटिव गुड्स भी कहते हैं, प्रतिस्पर्धी वस्तुएं। तो हम उनको स्थानापन्न वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी वस्तुएं भी कह सकते हैं, और कहते भी हैं, लिखते भी हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो लेकिन सामान्य तौर पर हम इनको स्थानापन्न वस्तुएं पढ़ते आए हैं, कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इस तरह से ऐसे का मतलब एक्स की मांग एक्स के मूल्य पर भी निर्भर करती है और पी वाई वाई के मूल्य पर भी निर्भर करती है, क्योंकि पी वाई जो है इसकी संबंधित वस्तु है। और यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ये लिखा हुआ डी एक्स का मतलब डिमांड फॉर एक्स है, पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ एक्स है, पी वाई का मतलब प्राइस ऑफ वाई है, और ये फलनात्मक रूप में संबंधित हैं। और अगर हम इनकी मांग की लोच का निकालने का प्रयास करें तो जैसे हम पहले कहते थे वैसे अब भी यहाँ कह सकते हैं कि मांग की लोच बराबर होगी एक्स की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बटा वाई के मूल्य में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। और उस परिवर्तन को जब हम लोग निकालते थे, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हम कहते थे अब की क्योंकि वाई की कीमत में परिवर्तन हुआ है तो हमको लगते हैं इलास्टिसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसका मतलब वाई के मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव हम एक्स की मांग पर देखेंगे, और जब निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए एक्स की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन डेल्टा एक्स बटा डी एक्स, डेल्टा डी एक्स बटा डी एक्स, डी एक्स एक्स की मांग है तो एक्स की मांग में परिवर्तन बटा एक्स की पहली मांग बटा वाई के मूल्य में परिवर्तन बटा पहला वाली वाई, ये है पहली वाली वाई है पी वाई, और उसमें परिवर्तन है डेल्टा पी वाई। ये भागे का चिन्ह होता था, इसको गुणे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, यहाँ आ गया, और हर वाला चिन्ह दोनों इसको इधर किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम dx के नीचे डेल्टा पी वाई लिख सकते हैं, पी एक्स बटा डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये मांग की लोच का सूत्र यहाँ होगा। पहले वाले जब सीधा होता था डी एक्स की मांग को एक्स का ही मूल्य प्रभावित करता था तो यहाँ पी एक्स होता था, अब की वाई का मूल्य है तो यहाँ पी वाई है, और यहाँ पर डेल्टा पी वाई है। और अगर हम इनका अवकलन करते हैं तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं कि डेल्टा डी एक्स बटा डेल्टा पी वाई का मूल्य जब डेल्टा पी वाई बराबर एक्स टेंड्स टू 0 हो तो ये लिमिट लिख के ऐसे लिखते हैं, और फिर इस मान को हम डेल्टा डी एक्स बटा डेल्टा पी वाई लिखते हैं, इस हिस्से को
जब हम अवकलन कर देते हैं तो, और ये पी वाई वैसे है, पी एक्स डी एक्स ऐसे है, तो ये मांग की लोच निकालने का ये सूत्र हमको मिला जहाँ हम अवकलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो अवकलन विधि के प्रयोग में हमारा सूत्र ये होगा डेल्टा डी एक्स बटा डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन डी एक्स। जब हम मांग की लोच निकालेंगे, एक्स वस्तु की मांग की लोच वाई के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को, तब लिखेंगे डेल्टा डी एक्स बटा डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटा डी एक्स। यहाँ ये हो गया। ये इसको जब पढ़ोगे ऐसे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई, तो इस प्रकार से इसको हम दिखाएंगे। और जहाँ लिखा हुआ है पी वाई जो है ये इनिशियल प्राइस ऑफ वाई है, और डी एक्स जो है इनिशियल डिमांड फॉर एक्स है, और ये चेंज है वाई के मूल्य में परिवर्तन होने पर एक्स की मांग में जो परिवर्तन हुआ है उसका ये डेरिवेटिव है, डेल्टा है, जिसको आप लोग आंशिक अवकलन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वो डिमांड फॉर एक्स है वो दो वस्तुओं के मूल्यों पर निर्भर है, और इस एक में परिवर्तन हो रहा है, एक में नहीं परिवर्तन हो रहा है। इस नाते जो हम अवकलन करेंगे, इस परिवर्तन की दर को निकालेंगे, वो पूर्ण न होकर आंशिक होगी। इस नाते आंशिक अवकलन करेंगे। आंशिक अवकलन चिन्ह को डेल्टा से दिखाते हैं और पूर्ण अवकलन को हम डी से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा डी एक्स बटा डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई बटा डी एक्स। वही है जो ये मूल सूत्र था पहले। इसको अवकलन के रूप में जब बदलेंगे तो बदल के इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई दूसरा फलन है जिसमें y की मांग हो तो वहाँ डी वाई लिखा रहेगा। इसका मतलब डिमांड फॉर y इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ y एंड प्राइस ऑफ x। दो वस्तुओं के मूल्य पर ये निर्भर, जैसे यहाँ निर्भर था। यहाँ पर हम निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ y फॉर x। इसका मतलब हुआ है कि x के मूल्य में परिवर्तन होगा, उसका प्रभाव y की मांग पर हम निकाल के देखेंगे मांग की लोच कितनी है। और जब ये निकालेंगे तो यहाँ जहाँ डेल्टा डी एक्स हो रहा था, अब वहाँ डेल्टा डी वाई होगा। और किसके सापेक्ष होगा? ये y के मूल्य के सापेक्ष था, ये x के मूल्य के सापेक्ष होगा। यहाँ पी एक्स होगा, यहाँ डी वाई होगा। ये मांग की तिर्यक लोच का सूत्र है। अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो वो सीधे पी एक्स डी एक्स के रूप में निकलेगा। आज वहाँ इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हमको तिर्यक लोच निकालना है। हमको ये देखना है कि x के मूल्य का प्रभाव y पर क्या होगा, और ऊपर वाले में देख रहे थे y के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में जो परिवर्तन होगा उसका x की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस लोच को जब हम निकालते हैं तो हम इसको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर x विद रिस्पेक्ट टू y, फॉर y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये सिंबल सब लिखे हुए हैं, और ये यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है पूरा कि पी एक्स क्या है, डी वाई क्या है। ये प्रारंभिक वाई का मूल मांग है, ये एक्स का मूल्य है, ये एक्स के मूल्य में परिवर्तन है, ये वाई के मूल्य में, वाई की मांग में परिवर्तन है। और दोनों को अवकलन की क्रिया से आंशिक अवकलन करके यहाँ निकाला जाएगा। तो अब इस तिर्यक मांग की लोच को हम अवकलन और आंशिक अवकलन के माध्यम से निकालेंगे। तो इसमें हमको मांग का एक फलन दिया हुआ होगा जिसमें दोनों वस्तुओं के मूल्य के संबंध वस्तु की मांग से होंगे, और उनके आधार पर हम मांग की लोच निकालेंगे। देखें यहाँ कैसे निकालते हैं। देखिए एक फलन ये दिया हुआ है QX, मतलब है x की मांग का फलन है, और ये निर्भर करती है इस रूप में 50 माइनस 5px माइनस 2y 2py। इसका मतलब है कि ये x है, ये x का मूल्य है, ये y का मूल्य है। y का मूल्य भी इसको प्रभाव निर्धारित करता है, x का मूल्य भी निर्धारित करता है। ये कांस्टेंट राशि है, ये मांग फलन है। इस मांग फलन में हमें मांग की लोच निकालनी है तब जब, देखिए एक तो होगा कि जब x के मूल्य में परिवर्तन हो तो x की मांग की लोच निकालें। ये डायरेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, ये नहीं हमको निकालना है। हमको निकालना है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका मतलब है कि y के मूल्य में परिवर्तन होगा और x की मांग या x की ये जो QX लिखा है क्वांटिटी ऑफ x है, इसको DX QX डिमांड फॉर x होता है, और क्वांटिटी
ऑफ एक्स डिमांडेड, इसका भी मतलब होता है क्यू का मतलब क्वांटिटी है, एक्स की मांग को ये प्रदर्शित कर रहा है और ये इन पे इस प्रकार से निर्भर है। और जब मांग की लोच निकालनी होगी तो हमें और सूचना दी जाएगी। क्या सूचना दी जाएगी कि पी एक्स कितना है, पी वाई कितना है, और जब वो हमको मिल जाएगा तब हम देखेंगे कि मांग कितनी है, क्यू एक्स का क्या मान है। देखिए कितनी आपको इतनी सूचनाएं चाहिए। डेल्टा डी एक्स अपान डेल्टा पी वाई ये तो अवकलन करके निकल जाएगा, इसके साथ पी वाई चाहिए, इसके साथ डी एक्स चाहिए। इसका मतलब है कि हमें पी वाई चाहिए। मान लीजिए पी वाई का मूल्य दे दिया तो क्यू एक्स का मूल्य जो है तब तक नहीं मिलेगा जब तक पी एक्स का मूल्य न दिया हो। इसका मतलब है कि हमको दो और चीज़ें दी जाएंगी। जब मांग की लोच निकालने को कहा जाएगा तो पी एक्स और पी वाई दोनों को मूल्य दिए जाएंगे और कहा जाएगा यदि एक्स का मूल्य इतना हो और वाई का मूल्य इतना हो तो मांग की लोच निकालिए। जब वाई के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है तो एक्स की मांग की लोच कितनी आएगी। तो यहाँ पर हमारा ये सूत्र होगा, क्योंकि क्यू एक्स है और हम निकाल रहे हैं ये मांग की लोच, एक्स के मांग की लोच वाई के प्रति मतलब वाई के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। तो ये सूत्र लगेगा ये ऊपर वाला, और इस ऊपर वाले सूत्र में डेल्टा डी एक्स अपान डेल्टा पी वाई लिखना है। तो यहाँ हमने लिखा डेल्टा डी एक्स, इस डी एक्स की जगह क्यू एक्स है क्योंकि यहाँ क्यू दिया हुआ है, तो डेल्टा क्यू एक्स बटा डेल्टा पी वाई। और इस सूत्र में आप देखेंगे कहाँ एक्स है उसका अवकलन होगा, पी एक्स का अवकलन पी वाई का अवकलन होना है। आंशिक अवकलन को हम लोग जानते हैं कि आंशिक अवकलन में जिन चरों में अगर हमको पी वाई का अवकलन करना है, जिन चरों में पी वाई नहीं होगा सब शून्य हो जाएंगे, क्योंकि उनको अचर माना जाता है और अचर का अवकलन शून्य होता है। और ऐसी स्थिति में ये 50 भी जीरो होगा, -5 पी एक्स भी जीरो होगा, और यहाँ जब है -2 पी वाई का जब अवकलन होगा तो पी वाई का अवकलन 1 होगा, तो यहाँ केवल -2 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे -2। तो ये हमको अब देखिए, अब इस -2 को मान, इसका मान तो मिल गया, अब पी वाई और पी क्यू एक्स का मान नहीं मिला है। तो ये समीकरण में यहाँ दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर है 4, पी वाई बराबर है 5, तब आप मांग की लोच निकालिए। तो जब पी एक्स और पी वाई के मूल्य दे दिए जाएंगे तो इस सूत्र में हम पी एक्स और पी वाई के मूल्य लिखेंगे, तब क्यू एक्स का मूल्य निकल जाएगा। तो जब क्यू एक्स का मूल्य देखेंगे, यहाँ देखिए 50 माइनस 5 पी एक्स का मूल्य है 5, तो ये 5 में 4 से गुणा होगा 20 आएगा। इसका मूल्य दिया हुआ 5, तो 2 में 5 का गुणा होगा 10 होगा, तो 50 में से 20 गए 30 हो गया और 10 घटेगा तो और 20 आएगा, क्यू एक्स का मान 20 हो गया। अब आपको ये चाहिए पी वाई और क्यू एक्स, पी वाई दिया हुआ 5 और क्यू एक्स आ गया 20, और ये इसका अवकलन आया -2, तो लिखा -2 गुणे 5 बटा 20, 5 दूना 10 हो गया और 20 हो गया, 1/2.5 आ गया इसकी मांग की लोच। एक बात हम लोग जानते हैं कि मांग की लोच सदैव धनात्मक होती है। अगर इस अवकलन का मान माइनस में आता है तो उसके पहले एक माइनस चिन्ह लगा के इसको प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि ये -2 था, इस नाते यहाँ माइनस हमने लगा दिया है, यहाँ माइनस लगा दिया है। अगर कभी ये प्लस रहेगा तब माइनस नहीं लगाएंगे, वो केवल माइनस को प्लस करने के लिए एक माइनस का चिन्ह वहाँ पर जोड़ा जाता है, क्योंकि ये राशि जो होती है मांग की लोच वो ऋणात्मक नहीं होती, सदैव धनात्मक होती है। तो इस प्रकार से मांग की लोच देखिए 0.5 आ गई। अब एक और उदाहरण देखिए, नीचे लिखा हुआ है, अब की लिखा था क्यू एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स, अब की लिखा क्वांटिटी ऑफ वाई। तो अब की बार वो वाई की मांग है ये, और वाई की मांग का जो फलन है वो ये है, इसमें लिखा 40 धन 2 पी एक्स ऋण 5 4 पी वाई। इसमें y जो है अब की बार x के मूल्य का प्रभाव देखना है, इस नाते जब मांग की लोच निकालेंगे तो ये वाला सूत्र लगेगा, डेल्टा क्यू वाई अपान डेल्टा पी एक्स में परिवर्तन होगा इंटू पी एक्स बटा क्यू वाई, और डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी एक्स इससे निकालेंगे। तो इससे अवकलन जब करेंगे इस राशि का तो x के सापेक्ष अवकलन होना है, y है यहाँ, ये 0 होगा, y का अवकलन नहीं होना है, ये भी कांस्टेंट होगा तो ये भी 0 होगा, और ये +2 आएगा। अब की बार देखिए ये
पी एक्स का अवकलन आएगा 2, यहाँ हमने 2 लिख दिया है। और अब पी एक्स और क्यू आई का मान निकालने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है यहाँ पर कि ये फलन है व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू 5, पी वाई इज इक्वल टू 5। और जब इसके पी वाई की जगह पर 5 लिखेंगे, पी एक्स की जगह 5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पचे 10, यहाँ हो गया +10, और ये हो जाएगा 4 पचे 20, ये हो गया -20, यहाँ माइनस है। और ये 40 धन 50 में से 20 गए 30 आ गया, तो ये क्यू आई का मान 30 होगा जब पी एक्स बराबर 5 और पी वाई बराबर 5। तो अब इस फलन में हम यहाँ पर पी एक्स की जगह पर लिख देंगे 5 यहाँ, और क्यू आई की जगह पर लिख देंगे 30 यहाँ। और अब ये हो गया 5 दूना 10/30, 1/3, ये मांग की लोच आ गई। तो मांग की लोच इस दूसरे वाले में, ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमको दी रहेगी, मांग फलन दिया रहेगा और मांग फलन के साथ पी एक्स और पी वाई की वैल्यू दी रहेगी, यहाँ भी दी हुई है। और इस फलन में भी पी एक्स का मूल्य 4 और पी वाई का मूल्य 5 दिया है। और जब दोनों मूल्य दिए होंगे तो ये क्यू एक्स का मान हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम क्यू वाई का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इस फलन में क्यू वाई यहाँ हमको लिखना होगा। पी एक्स दिया रहेगा, पी वाई दी रहेगी, पी वाई पी एक्स को इस फलन में भर के पी वाई का क्यू वाई का मान निकल जाएगा। और जो मान जैसे 30 आया था तो 30 यहाँ लिख दिए, और इस प्रकार से मांग की लोच निकल जाती है। एक बात हम ध्यान दिला दें आपको, जो ये फलन में ये जो चिन्ह होते हैं माइनस और प्लस के, ये चिन्ह ये बताते हैं कि ये वाली वस्तु जो पी वाई है एक्स की स्थानापन्न है या पूरक है। पूरक वस्तुओं के संदर्भ में आप जानते हैं कि कार का मूल्य गिरेगा तो कार की मांग बढ़ेगी, दोनों में उल्टा संबंध है। और कार की मांग बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ेगी। तो पेट्रोल का जो संबंध कार की मांग का है मूल्य से कार के, वही संबंध पेट्रोल की मांग का भी कार के मूल्य से, और दोनों में उल्टा संबंध है। तो चिन्ह ऋण आएगा। इसका मतलब है कि अगर रिलेटेड वस्तु की मांग फलन में माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो ये वस्तु पूरक वस्तु है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर प्लस लगा हुआ है तो स्थानापन्न है। कैसे? चाय का मूल्य बढ़ेगा तो चाय की मांग घटेगी, देखिए उल्टा संबंध है। लेकिन चाय की मांग जब घट जाएगी तो उसी के स्थान पर कॉफ़ी पी जाएगी तो कॉफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कॉफ़ी का संबंध चाय के मूल्य से धनात्मक है, तो वहाँ पर धन चिन्ह आएगा। तो जहाँ पे धन चिन्ह आएगा वायु वाले में, उल्टे माने दूसरी वस्तु का, यक्स की वस्तु है, जैसे ये यक्स का फलन है, इसमें माइनस चिन्ह आया तो ये वस्तु पूरक है, वाई वस्तु एक्स की पूरक है। यहाँ पर देखिए धन चिन्ह आया इसमें पी एक्स में, तो ये वस्तु इसकी स्थानापन्न है। ये इस चिन्ह से पता चलता है, यहाँ मैंने लिख दिया है सब्स्टिट्यूट गुड्स विद एक्स साइन। अगर रिलेटेड वस्तु मांग फलन में रिलेटेड वस्तु वाले मूल्य के पहले धन चिन्ह है तो ये वस्तु होगी सब्स्टिट्यूट, अगर ऋण चिन्ह है तो ये वस्तु होगी कॉम्प्लीमेंट्री। कभी कभी ये सवाल पूछे जाते हैं कि इस फलन में ये बताइए कि एक्स वस्तु वाई वस्तु की स्थानापन्न है या कॉम्प्लीमेंट्री है, और वो धन और ऋण के चिन्ह देख के आप बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे थे कि एक वस्तु थी एक्स वाई, और एक का हम दूसरे से प्रभाव निकाल रहे थे। यहाँ हमने जानबूझ के एक ऐसा फलन दिया है जिसमें 3 वस्तुएं हैं, और 3 वस्तुएं में एक तो वही वस्तु है जिसकी एक्स वस्तु की मूल्य है, और दूसरी 2 अन्य वस्तुएं हैं, एक पी वाई है, एक पी जेड है, मतलब एक दूसरी वस्तु वाई है, तीसरी वस्तु जेड है। और हो सकता है कि एक वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री हो, दूसरी वस्तु पूरक हो। इस नाते एक ही फलन में तीनों रूप आ जाएंगे आपके, एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक सब्स्टिट्यूट और एक प्रत्यक्ष वही वस्तु जिसकी मांग की लोच हम निकाल रहे थे। तो हम डायरेक्ट इलास्टिसिटी निकाल नहीं रहे हैं, हम इनडायरेक्ट वाली निकाल रहे हैं। इनडायरेक्ट वाली को हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। और 2 चीज़ हमने यहाँ देख चुके हैं
कि x के मूल्य में परिवर्तन, y के मूल्य में परिवर्तन होगा तो x की मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा, या y वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, x वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा तो y की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम निकाल लेंगे। वैसे ही सूत्र वही है। अब यहाँ पर एक तीसरी वस्तु है, हम केवल उसका एक का निकाल रहे हैं और हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे, z का मूल्य परिवर्तित होगा और x की मांग पर प्रभाव देखना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू z, इसका मतलब है z वस्तु के मूल्य परिवर्तित होंगे और उसका x वस्तु की मांग के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये x वस्तु की मांग की लोच होगी z वस्तु के मूल्य के प्रति। मतलब z वस्तु का मूल्य बदलेगा और उसके फलस्वरूप x वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। और इस स्थिति में मांग की लोच क्या होगी, तो मांग की लोच निकालने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हम z वस्तु के मूल्य में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को देखते हैं और x वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को देखते हैं, दोनों अनुपातों को भाग करके निकालते हैं जैसे ये नीचे सब लिखा हुआ है। और उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ x के मांग की लोच विद रिस्पेक्ट टू z वस्तु के मूल्य के प्रति। इसका मतलब z वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा। तो z वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होगा क्योंकि तीन मूल्य हैं, y का मूल्य नहीं बदलेगा, x का मूल्य नहीं बदलेगा, अर्थात अन्य वस्तुओं के मूल्यों के निर्भर रहते हुए, स्थिर रहते हुए, इसमें आय नहीं दी हुई है, आय के परिवर्तन का प्रभाव भी पड़ता है। और कोई ऐसा भी फलन हो सकता है जिसमें आय का भी एक संबंध इसमें दिखाया गया हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य सारे चर स्थिर रहते हैं, केवल z वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हुआ है। और जब ऐसा होगा तो हम लिखेंगे डेल्टा पी जेड, इसका मतलब z के प्राइस में परिवर्तन और इस परिवर्तन के फलस्वरूप dx मतलब x वस्तु के मांग में होने वाला परिवर्तन, इसको लिखेंगे डेल्टा dx बटा डेल्टा पी जेड। और आगे जैसे होता था, यहाँ पी जेड होगा, यहाँ dx होगा, यहाँ होता था पी वाई, यहाँ होता था पी एक्स, अब की होगा पी जेड, और यहाँ वही होगा x, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ आएगा, x x z z। देखिए ज़रा y y x x, यहाँ देखिए x x y y, इसका मतलब जो यहाँ है वो यहाँ है, डेल्टा यहाँ डेल्टा है, यहाँ पर क्यू एक्स है, यहाँ पर ये है। तो ये ध्यान से कि एक बार आप जब याद कर लेंगे, इसको याद करने का मतलब समझ लेंगे तो याद हो जाएगा, और जब भूल जाएगा तो ये प्रक्रिया है, यहाँ से हम देख के उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो लेकिन कन्फर्म होना चाहिए, क्योंकि मांग की लोच पूरे अरसास में जहाँ कहीं भी जो कुछ पढ़ेंगे लोच सर्वत्र आएगी। इस नाते मांग की लोच के सूत्र और उनको निकालने की विधियाँ, ये सब उनके बारे में आपको सही पता होना चाहिए। और प्रैक्टिस से आएगा, और निरंतर हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब हम अवकलन करना जानते हैं। और जब इस लेवल पे आ जाते हैं तो फलन हमको दिए जाते हैं और फलन से हम सीधे अवकलन करके मांग की लोच निकाल लेते हैं। तो इसके पहले जो मांग की लोच निकालने की विधियाँ हमने पढ़ी थी, आनुपातिक विधि, बिंदु विधि और कोण चाप विधि, सारी विधियाँ, व्यय विधियाँ, वो दूसरे तरह से निकलती थी। ये शुद्धतः अवकलन की क्रिया है, जिसमें हम फलनों से डायरेक्ट सीधे अवकलन करके मांग की लोच निकालते हैं। और मांग की लोच क्योंकि कई मूल वस्तु के मूल्यों पर निर्भर है और अन्य सारे मूल्य स्थिर रख के एक का परिवर्तन देखते हैं, इस नाते ये जो परिवर्तन है ये आंशिक अवकलन की क्रिया से निकलता है। इस नाते यहाँ हमने डेल्टा डी एक्स अपान डेल्टा पी जेड लिखा, और फिर पी जेड अपान डी एक्स। बिल्कुल आपको बता दें कि अब की बार आपको मांग की लोच निकालने के लिए तीनों चीज़ें दी जाएंगी। पी एक्स को बताया जाएगा, पी वाई बताया जाएगा, पी जेड बताया जाएगा, और फलन दिया होगा। और जब ये तीनों दिए होंगे तो फलन का मान निकल आएगा। देखिए एक फलन नीचे लिखा हुआ है, डी एक्स बराबर 50 माइनस 6 पी एक्स माइनस 2 पी वाई प्लस 2 पी जेड, ये पूरा फलन है। इसमें फलन के साथ दिया हुआ है पी एक्स का मूल्य है 5, y का मूल्य है 2, z का मूल्य है 4। और जब इन तीनों मूल्यों को इन फलनों के जगह पर लिखेंगे तो dx का मान निकल आएगा। देखिए 50 और 6 25 30, 2 दूना 4
और 2 चौक 8 ये, और जब इसमें 20 आया, 20 में से 4 घटाया आपने तो 16 आया, 16 में फिर 8 जोड़ दिया तो 24 आ गया। तो इस प्रकार से dx का मान 24 आ गया। तो अब आपको चाहिए क्या था, इस फलन में pz चाहिए। देखिए pz चाहिए, ये pz दिया हुआ, pz बराबर है ये देखिए 4। और अब आपको चाहिए dx आपने निकाल लिया, ये दिया है 24। और डेल्टा dx अपान डेल्टा pz निकालना है, तो इस फलन का अवकलन करेंगे किसके, z के प्रति। z कहाँ है, ये है, ये इसका अवकलन करेंगे। इसमें z है नहीं, इसमें z है नहीं, इसमें z है नहीं, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, केवल +2 बचेगा। तो इसका अवकलन आएगा यहाँ पर हमने अवकलन किया है z का, ये तो ये 2 था, तो ये 2 आया, यहाँ से अवकलन करके सीधे अवकलन कर दिया, सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, इसकी जगह पर इसका अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, 2 आ गया। और ये देखिए pz बराबर 4 दिया हुआ है, यहाँ 4 लिख दिया, dx बराबर जो है 24 आया तो 24 लिख दिया, और ये हो गया 2 चौक 8/24, 1/3 आ गया। ये मांग की लोच आ गई आपकी। और हमने कहा कि अगर आप चाहो y के प्रति निकालना इसके प्रति, तो अवकलन होगा आपकी x के मांग की लोच y के प्रति, तो आपकी अवकलन y का होगा। यहाँ देखिए कहाँ y है, यहाँ है, तो ये 0, ये 0, ये 0 और -2 आएगा। तो अब की बार यहाँ -2 आएगा। और अब की बार यहाँ pz की जगह पर py आएगा, py का मूल्य है 2, तो यहाँ लिखा जाएगा 2। और इसका मूल्य तो dx का 4 ही, 24 है, 24 आएगा, 2 दूना 4/24 बराबर 1/6 मांग की लोच आई। यहाँ देखिए इसका चिन्ह आया था माइनस, इस नाते इसको प्लस करने के लिए एक माइनस चिन्ह पहले इस सूत्र में ही जोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है। तो माइनस माइनस को प्लस कर देंगे तभी 1/6 आएगा। तो मांग की लोच इस प्रकार से निकल जाएगी। अब यहाँ फिर मैंने एक बार रिपीट कर दिया आपको कि इस सूत्र में आप देखिए जो x होगा उसका मूल्य और मांग का संबंध तो सदैव उल्टा होगा। उल्टा मतलब विपरीत दिशा में होगा। x का मूल्य बढ़ेगा तो x की मांग घटेगी, तो यहाँ माइनस चिन्ह होगा। लेकिन इन दोनों वस्तुओं में मैंने एक को माइनस लिखा, एक को प्लस लिखा। इसका मतलब है कि एक माइनस है तो माइनस कब होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि जब वस्तु कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो माइनस चिन्ह होता है, क्योंकि ये वस्तु x नहीं है y है, इस नाते y वस्तु यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री है। और जब चिन्ह धन होता है तो वस्तु सब्स्टिट्यूट होती है। z वाली में प्लस लगा है, का मतलब z वस्तु जो है x वस्तु की स्थानापन्न वस्तु है। और वही चीज़ यहाँ एक बार फिर रिपीट किया गया है, इफ़ z इज विद प्लस साइन इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ x, y इज विद माइनस साइन इट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x। तो जो हमको आंशिक अवकलन निकालेंगे जब हम, तो हमको दिया रहेगा एक मांग का फलन, और उस मांग के फलन में एक वस्तु की मांग x वस्तु की मांग दी रहेगी, तो y वस्तु का मूल्य का संबंध भी उससे दिया रहेगा। y वस्तु का मांग दी रहेगी तो उसका x वस्तु के मूल्य का संबंध उसी फलन में दिया होगा। और यदि और बड़ा होगा, x वस्तु 3 मूल्यों से प्रभावित होता है, y वस्तु के मूल्य से, z वस्तु के मूल्य से, तो उनके संबंध दिए होंगे फलन के रूप में। और मांग की लोच जब निकालना होगा ये आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी, तो सूत्र में जैसे हमने देखा कि हमको dx, dy, dz के मान चाहिए, dx के मान चाहिए, तो उन मानों को निकालने के लिए हमको px, py, pz जो भी फलन में रहेगा सबके मूल्य दिए हुए होंगे। उन दिए हुए मूल्यों से हम फलन का मान निकाल लेंगे, वो dx, dy जो भी होगा। और फिर इन सारे मानों को हम अवकलन करके डेल्टा dx अपान dy या डेल्टा dx अपान dy अपान dx या डेल्टा dx अपान डेल्टा z जो भी होगा वो अवकलन ज्ञात करने के बहुत आसान सा होता है। अन्य सारे चर शून्य हो जाते हैं, केवल एक ही चर से संबंध अवकलन होता है, आंशिक अवकलन। उसको लिख के और अन्य दोनों मानों को जो भी px dx होंगे, py या dy, उनको उनके स्थानों पर रख के मांग की लोच को हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से मांग की तिर्यक लोच निकल जाती है। और इस तिर्यक लोच में हम ये भी देख लेते हैं उसी लोच के माध्यम से
या फलन के माध्यम से कि ये दोनों वस्तुएं आपस में स्थानापन्न हैं या पूरक हैं, उनके संबंध कैसे हैं, तो इसी फलन से वो भी आप जान सकते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन के तौर पर हमने ये सारी विधि आपको बता दी कैसे निकलता है। तो हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यदि हमें फलन दिए हों तो हम निकाल सकते हैं। और आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। और भी मांग के जो ऐसे पहलू जो जिनकी आपको ज़रूरत है हम ढूंढेंगे और आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। और आपको वीडियोज अगर अच्छे लगते हों तो प्रयास ये करिए कि आप अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको अच्छा लगेगा। और अगर पढ़ने में अच्छा लगता है, समझ आती है और आपको जैसे मेरे पढ़ाने से समझ में आती है या पढ़ाना अच्छा लगता है तो अच्छा होगा कि आप इसको शेयर करिए और लोगों को भी बताइए। और क्योंकि जानते हैं आप ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। वर्धते नित्यम वाला आप श्लोक जानते हैं, व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। मैं भी जानता हूँ कि मैं जितना आपको पढ़ाऊँगा मेरा ज्ञान उतना बढ़ेगा, तो मुझे फ़ायदा आपको पढ़ाने से, और आप भी पढ़ोगे, दूसरों को पढ़ाओगे, दूसरे से समझोगे तो फ़ायदा होगा। कई बार होता है लोग अपने मित्रों को नहीं बताते, सोचते हैं कि वो पढ़ लेगा तो मुझसे ज़्यादा जान जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपकी भावनाएं हैं सदैव सही होनी चाहिए। जितना आपको आए आपको प्रयास करना चाहिए कि आप दूसरों को बता दें, और अगर आप दूसरों को बताते हैं तो आपका ज्ञान और वर्धित होगा, और अगर नहीं बताते हैं तो संकुचित होता जाता है। तो इस दृष्टि से जो भी किसी के भी हित की बात हो, वो हित के लिए आपको तैयार होना चाहिए, मदद के लिए। कहीं पर प्रतियोगिता इस रूप में नहीं होती कि हम जानें और दूसरों को जानने न दें, ऐसा नहीं होता। तो शुभकामनाओं के साथ यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।